नमस्कार। आज हम क्लास देखेंगे वैदिक संस्कृति की। वैदिक संस्कृति क्या है इसके बारे में समझेंगे। परंतु मैंने सोचा कि इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ ऐसी बहुत सारी पारिभाषिक शब्दावलियां हैं जिनका ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी वो चैप्टर आपको समझ में भी आएगा। नहीं मैं चैप्टर पढ़ा दूं और वो बेसिक उसका समझ में आए ही नहीं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि वो शब्दावलियां आपको बता दी जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका वैदिक संस्कृति। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वैदिक संस्कृति जो है आपका दो भागों में बांट के हम देखते हैं इसको। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल, पहला ऋग्वैदिक काल हुआ और दूसरा उत्तर वैदिक काल हुआ। तो जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, इसी को हमने कहा, क्या कहा, वैदिक संस्कृति। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात यह है कि जो वैदिक संस्कृति है इसकी जो शब्दावलियां हैं इसमें वो हैं कौन सी, इसको जरा हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जरा देखिए, हम कहते हैं कि वैदिक साहित्य, पहला है वैदिक साहित्य। इस वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल होता है? पहला वेद है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं और फिर उपनिषद है। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो आपको क्लियर है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पहला ऋग्वेद है, दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद है, तीसरा आपका सामवेद है और चौथा अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं। परंतु अगर वेद त्रयी की बातचीत करें, वेद त्रयी यानी कि 3, त्रयी मीन्स 3, तो वेद त्रयी में कौन से वेद हैं और कौन सा वेद नहीं है? कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे। तो अथर्ववेद जो है आपका वेद त्रयी में शामिल नहीं है। और कौन से वेद शामिल हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो 3 वेद हैं जो वेद त्रयी में हैं और ये शामिल नहीं है अथर्ववेद। परंतु सबसे लोकप्रिय वेद अथर्ववेद ही है, जिसमें आपका जादू टोने, चिकित्सा, इसकी जानकारी मिलती है। यानी कि कर्मकांड जो है आपका इसमें ज्यादा है, जिनको आज भी लोग फॉलो करते हैं। तो समझ में आया कि वेद त्रयी क्या है। दूसरा है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। आपको ब्राह्मण ग्रंथ क्यों रचे गए? तो ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए रचे गए ताकि ये जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको आसानी से समझा जा सके। क्लियर हुआ? इनको आसानी से समझा जा सके। तो इसको क्या कह सकते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ को हम ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहेंगे? वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई है। अब इसको कह सकते हैं कि वेदों के जो गद्य भाग हैं, वेदों के गद्य भाग, पूछा जा सकता है कि वेदों के कौन से भाग हैं? तो जो वेदों के गद्य भाग हैं वो क्या कहेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। और इनकी रचना क्यों की गई है? ताकि
वेदों को आसानी से समझा जा सके। क्लियर हुआ? अब बात आती है उपनिषद की। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ है कि उप और निषद, दो भागों में जरा इसको तोड़ लीजिए। उपनिषद को जरा दो भागों में तोड़ के देखेंगे तो उप और निषद। उप का मतलब हुआ समीप और निषद का हुआ आपका गुरु से लिया गया ज्ञान। गुरु से जो प्राप्त ज्ञान है, तो यानी कि गुरु के समीप बैठ करके लिया गया ज्ञान। क्लियर? अब इस उपनिषद में जो कि हमारा दर्शन भी है, किस किस का वर्णन मिलता है और इसको क्या कहा जाता है। तो पहले तो आप समझिए कि इसको कहा क्या जाता है। इसको हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत मतलब वेदों का अंत, मतलब वेदों का अंतिम भाग है ये, तो इसको वेदांत भी कहा जाता है। दूसरा, इसमें वर्णन किस किस चीज का मिलता है? आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष है, पुनर्जन्म है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसमें वर्णन किसका है, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म का इसमें वर्णन मिलता है, तो ये आपका उपनिषद हुआ कि भाई उपनिषद है क्या। ब्राह्मण ग्रंथ आपका क्लियर हो गया, वैदिक साहित्य आपको समझ में आ गया। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बतानी जरूरी थी। अब हम इसी में अगला देखते हैं कि एक वर्ड आपने बार बार पढ़ा होगा कि सूक्त। सूक्त क्या होता है? सूक्त का अर्थ होता है जो अच्छी तरह से बोला गया हो। सूक्त हुआ अच्छी तरह से बोला गया। अच्छी तरह से बोला गया। जैसे हम कहते हैं पुरुष सूक्त है भाई, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त कौन सा पुरुष सूक्त है? ये कौन सा भाग में है, कहां है? ये आपके 10वें मंडल में है। किसके 10वें मंडल में? ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, यानी कि अच्छी तरह से बोला गया जो पुरुष सूक्त है, उसमें हमें पहली बार किस चीज का वर्णन मिलता है? वर्ण व्यवस्था का। अब वर्ण जो व्यवस्था है, अगर हम कहेंगे कि ऋग्वेद के जो मौलिक मंडल हैं, ऋग्वेद के जो मौलिक मंडल हैं कौन से हैं? वो 2 से 7। 2 से जो 7 हैं आपका, वो मौलिक मंडल हैं। इसमें जो वर्ण का अर्थ बताया गया है, वो बताया गया है प्रकाश या रंग। प्रकाश और रंग के संदर्भ में वर्ण का वर्णन किया गया है। परंतु पुरुष सूक्त में, क्योंकि ये 10वें मंडल में है जो कि मौलिक नहीं है, इसमें कहा गया है कि जो ब्रह्म है उसमें से आपका जो है 4, उसके अंगों के आधार पर 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। और इसी में कहा गया है कि जो चौथा वर्ण है, जो सबकी सेवा करेगा, जिसकी उत्पत्ति पैरों से होती है, वो शूद्र है। जो यहां से जिसकी उत्पत्ति होती है इस भाग से ऊपर, उसको कहा गया है, यानी कि इसके ऊपर का उसको कहा गया है कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान देगा और दान लेगा, वो ब्राह्मण है। और दूसरा जो भुजाओं से जिसकी उत्पत्ति हो रही है, यानी कि जो रक्षा करेगा, वो क्षत्रिय है। और जंघाओं से जिसकी उत्पत्ति हो रही है, जो इस व्यवस्था को चलाएगा, कृषि कर्म करेगा, व्यवसाय करेगा, उसको क्षत्रिय वैश्य कहा गया है। तो ये 4 वर्णों की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। परंतु मैंने कहा ये मौलिक नहीं है, इसका 2 से 7 को ही मौलिक हम मानते हैं। और इस मौलिक में इसको प्रकाश या रंग के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। अब दूसरी बात आती कि जो वैदिक साहित्य है, वैदिक जो साहित्य है,
ये हमारे तक आया कैसे? क्योंकि इसको कहा गया है कि जो वैदिक साहित्य है ये श्रुतियां हैं, श्रुतियां हैं, मतलब यानी कि जो मौखिक था, मतलब मौखिक है, जो अच्छी तरह से सुना जाता है, मतलब श्रुति मीन्स जो सुन लिया गया हो मौखिक रूप में, मतलब तो ये मौखिक था, लिखा तो गया नहीं आरंभिक समय में। कब लिखा गया है? इसकी पहली पांडुलिपि कब मिलती है? 11वीं शताब्दी में। तो 11वीं शताब्दी में जो पहली पांडुलिपि मिलती है, और हम कहते हैं कि भाई ये जो है आपका लिखा बहुत बाद में गया है, तो ये हम तक पहुंचा कैसे? इस श्रुतियों के माध्यम से जो सुना जाता है, मतलब मौखिक रूप से। अब इसको सुनने के लिए और सुन करके इसको याद रखने के लिए जरूरी क्या था? इसको छोटा किया जाए। बहुत बड़े बड़े भाग होंगे तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये छोटा होगा तो उसका विस्तार किया जा सकता है। तो इसको छोटा करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। सूत्र साहित्य यानी कि वेदों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसे संक्षिप्त किया गया। क्या किया गया? वेदों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनको क्या कर दिया गया? संक्षिप्त कर दिया गया। उसका लाभ क्या हुआ? ताकि इसको कंठस्थ किया जा सके और कंठस्थ करके आने वाली पीढ़ियों को बताया जा सके। मैंने कंठस्थ कर लिया, मेरे बच्चे को बता दिया, उसने कंठस्थ कर लिया, आगे आने वाली पीढ़ियों को बता दिया, यानी कि ये आने वाली पीढ़ियों में बना रहे। इसके लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। और इसी सूत्र साहित्य में हम प्रथम रूप में देखते हैं वेदांग आता है, यानी कि वेदों के अंग। तो ये जो वेदों के अंग हैं ये कितने हुए? वेदों के अंग जो है आपका 6। होल्ड रखिएगा 1 मिनट की, क्लास ले रहा हूं, 5 मिनट आता हूं। 5 मिनट है बंद है, एक बार खोलना नंदिनी मैम, 5 मिनट में आ जाना। तो आपका वेदांग है, और वेदांग को जो है आपका 6 भाग। वेदांग के कितने भाग हुए? 6 भाग। तो वैदिक साहित्य का विभाजन कितने भागों में किया गया? 6 अंगों में। तो इन 6 अंगों का करने का उद्देश्य क्या था? ये 6 अंग क्यों किए गए? ताकि वैदिक साहित्य का संरक्षण किया जा सके। संरक्षण कैसे होगा? जब वो व्यवहारिक उपयोग में आएगा। कब होगा? व्यवहारिक उपयोग में आएगा। व्यवहारिक उपयोग में कब आएगा? जब हम उसको कर्मकांडीय विधि द्वारा प्रयोग करेंगे। इसके लिए इन 6 भागों में आप देखते हैं, एक भाग आपको कहते हैं कल्प है, बाद में बताएंगे सारे भागों को। तो कल्प मीन्स जो कर्मकांडीय विधि होती है। कर्मकांडीय विधि होगी तो ही तो हम उसको व्यवहारिक रूप में लाएंगे, और जब वो व्यवहारिक रूप में आएगा तो ही आने वाली पीढ़ियों को पहुंचा पाएंगे, तो ही उसका हम संरक्षण कर पाएंगे। दूसरा क्या उद्देश्य था वेदांग का? दूसरा उद्देश्य था इनकी व्याख्या करना। व्याख्या कैसी होनी चाहिए कि मुझे भी समझ में आ जाए, आपको भी समझ में आ जाए, दूसरे को भी समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए। व्याख्या सरल होनी चाहिए। सरल व्याख्या होगी तो ही वेदों को आने वाली पीढ़ियों को सौंपा जा सकता है। तो क्या हुआ इसका उद्देश्य? संरक्षण करना, व्यवहारिक उपयोग में लाना और इसकी व्याख्या करना। कैसी व्याख्या? सरल व्याख्या करना। तो वेदों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उनको संक्षिप्त करने के लिए, उनको कंठस्थ करने के लिए हम देखते हैं कि सूत्र साहित्य की रचना की गई। और सूत्र साहित्य में हम देखते हैं पहला भाग है वेदांग, यानी कि आपका 6 भाग। वेदों के जो अंग हैं वो 6 हैं, जिनकी सहायता से उनको व्याख्या, संरक्षण और व्यवहारिक उपयोग में
लाया गया। क्लियर हुआ यहां तक? उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आपका वैदिक साहित्य है कि लिखा कहाँ गया, कहां पर लिखा गया? सबसे पहले हम कहते हैं कि ये सप्त सैंधव क्षेत्र में लिखा गया। सप्त सैंधव, सप्त सैंधव क्षेत्र में। सप्त सैंधव से एक तो क्लियर होता है कि ये सिंधु नदी होगी यहां पर, पहला। दूसरा, जो पंजाब में 5 नदियां हैं उनके बारे में वर्णन है। और तीसरा, सरस्वती, क्योंकि इसको नदी तमा कहा गया वेदों में, नदियों में जो उत्तम है, तो नदी तमा कहा गया है। तो सब सैंधव का अर्थ समझिए कि सिंधु यानी कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र, पंजाब भारत का जो पंजाब है, पाकिस्तान का जो पंजाब है वो, और सरस्वती। सरस्वती मीन्स आपका जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है उस क्षेत्र में। इसी के आधार पर आप देखिए कि एक वर्ड आपको मिलेगा ब्रह्मवर्त। ब्रह्म मीन्स ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मवर्त कहाँ था? ये क्षेत्र सरस्वती दृशदवती, सरस्वती और जो दृशदवती का क्षेत्र था, घग्गर हक्कर जिसको कहते हैं दृशदवती, सरस्वती और दृशदवती, इस क्षेत्र को हमने क्या कहा कि ये ब्रह्मवर्त का क्षेत्र है। यहां पर इनको लिखा गया सरस्वती और दृशदवती के बीच में। तो आपको क्लियर हुआ कि ये कहां पर लिखा गया। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो साहित्य है ये किसके लिए लिखा गया, कि ये कौन थे जो आपका आए जिन्होंने साहित्य लिखा? तो ये आर्य थे। आर्य, आर्य शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? अर का क्या अर्थ है? कृषि, यानी कि कृषि उत्पादन में जो लगे हुए लोग थे उनको आर्य कहा गया। आर्य को आप जो है कुलीन भी कह सकते हैं, संभ्रांत भी कह सकते हैं, स्वतंत्र, यानी कि स्वतंत्र लोगों का समूह था। और ये स्वतंत्र लोग कौन थे? समाज में उच्च पद प्राप्त लोग थे, संभ्रांत थे, कुलीन थे, अरिस्टोक्रेट थे। तो ये आर्य थे। अगर आपको आर्य वर्ड के बारे में पूछा जाए कहां से उत्पत्ति हुई, अर से अर्य बना और अर्य से आर्य बना। तो अर मीन्स कृषि, कृषि उत्पादन, तो ये आपका क्या हुआ? आर्य। दूसरा वर्ड कई बार आपको आता है अरण्यक। इसी में आपको वैदिक साहित्य में अरण्यक मिलेगा। अरण्यक मीन्स आपका क्या होगा? आपका जो वन में लिखे जाने वाला होता है। अरण्यक मीन्स जो वन में लिखा गया हो। अरण्य मीन्स जंगल। तो जो जंगल में या वन में लिखा गया हो उसको हम क्या कहेंगे? अरण्यक कहेंगे। तीसरा क्या कहते हैं कि ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, कई बार आपको वर्ड मिलता है ऋचाएं। तो जो ऋचाएं होती हैं, आपको ऋचा का अर्थ अगर देखना हो तो उसका अर्थ है मंत्र। तो ऋचा मंत्र, अरण्यक जो वन में लिखा गया है। समझ में आया कि ऋचा क्या होती है, सूक्त क्या होता है, आर्य क्या होता है? लगभग ऐसे वर्ड हैं जो आपको बार बार मिलेंगे जिनका अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी में आपका होता है संहिता। आपको वर्ड मिल जाएगा कि ऋग्वैदिक कालीन संहिता। संहिता मतलब आपका जैसे भारतीय संविधान संहिताबद्ध है, यानी कि नियम आधारित है और व्यवस्था में है। तो आप कहेंगे कि कई चीजों का संग्रह भी है। तो पहला वर्ड आपको समझ में आता है कि यह संग्रह होगा। संहिता का मतलब संग्रह। और दूसरा आप क्या कहेंगे? किसका संग्रह? किसका संग्रह? पाठ या छंदों का संग्रह।
पाठों का संग्रह या छंदों का संग्रह। जैसे ऋग्वेदिक संहिता में आपका 10 मंडल आते हैं, 10 पाठ कह सकते हो आप उसको, और उसमें बहुत सारे छंद भी आते हैं, बहुत सारी ऋचाएं भी आती हैं, तो ये उनका संग्रह है, यानी कि बहुत सारे मंत्र हैं उनका संग्रह है। और ये संग्रह जो है आपका, ये जो मंत्र हैं, ये छंद हैं, ये जो पाठ हैं, वो व्यवस्थित हैं। कैसे हैं? व्यवस्थित हैं और नियम आधारित हैं। दूसरा एक वर्ड आपको मिलेगा कई जगह, पणी। पणी कौन थे? धनी लोग। और यही धनी लोग क्या करते थे? सूद पर पैसा देते थे। इनका जो काम था सूद पर पैसा देना। तो ये जो लोग सूद पर पैसा देते थे, इनको क्या कहा गया है? पणी। और इसी को जो कहा गया है कि जो सूद पर पैसा देने वाला, तो सूदखोर। सूदखोर को एक वर्ड यूज होगा वैकनाट। तो वैकनाट मीन्स जो सूद पर पैसा देता है। तो ये है आपका पणी। तो ये कुछ शब्दावलियां थी जो हम वैदिक संस्कृति को जब हम पढ़ते हैं तो उनको पढ़ते समय आपको उनको याद करना जरूरी है। अगर ये समझ में आ गई तो वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आपके लिए आसान हो जाएगा। बीच में क्लास में डिस्टर्बेंस रही, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे ऐसा नहीं होगा। और अगली क्लास में हम देखेंगे जो वैदिक संस्कृति है उसको हम पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य जो है आपका, उसको हम सही ढंग से करेंगे ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आएगी। धन्यवाद, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।